हैं? कर लिया है। हाँ, सुगंधा मैं एकदम अच्छा हूँ बेटा। अनीश एकदम बढ़िया, कुंदन बढ़िया। मैं एकदम कोई ना कोई। केक नहीं दिया मैं। हाँ भाई यार, ये मैं मानता हूँ, मिस्टेक है भाई साहब ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। अरे सागर आ गया फिर से यार, तुम लोग कहाँ थे? सागर है अभी क्लास में? देवेश। हाँ बेटा। नेहा, थैंक यू बेटा। आपसे जीएस पढ़ने में मजा ही अलग है। जैसे आप समझाते हो वैसे कोई नहीं समझा सकता। सुबह की करंट क्लास पढ़ने के बाद तो डिबेट करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सही है। डिबेटिंग क्लब खोल दिया मैंने, है ना? ये सही है। सब्जेक्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना सीख गए बच्चे। हाँ, बढ़िया है। हाँ, खान अकेडमी का पर्सनल एंटरटेनमेंट है सागर। एक बार अरु को दिखा दे। हाँ, उसको बर्थडे वाले दिन मिलाएंगे आपसे, है ना? बर्थडे वाले दिन केक कटेगा, उस दिन लेके आएंगे उसको, ठीक है? परफेक्ट। 17 को, हाँ। अरु का बर्थडे तो भैया क्रूज पर मना था, हमारा तो स्टूडियो में मनेगा। अरु अरु है, हमारी कहाँ चलती है उसके आगे। हाँ गौरव, थोड़ी लंबी हो गई है। और क्या करें, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना भाई। चलिए, तो कल तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, एक बार चर्चा कर लें। कल तक हम लोग प्लेट्यूज के बारे में पढ़ चुके थे। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज सागर का बर्थडे है भाई। सागर, हैप्पी बर्थडे यार। काश आज के बाद तुम सुधर जाओ। हाँ जी। आज आईपीएल भी है। आप लोगों का प्रबंध किया तो है अन अकेडमी ने। आइए साथियों, प्लेन्स की चर्चा करेंगे आज, है ना? कौन कौन से प्लेन हैं, आइए सुनते हैं। रोज होता है उसका बर्थडे, ऐसा कौन करेगा? मोहम्मद इरफान बेटा, हैप्पी बर्थडे। टिकट दिलवा दें। सही कह रहे हैं आप, ये करनी तो चाहिए व्यवस्था अन अकेडमी को। ये सर अंकित 10 लगाया, मजाक है क्या? टिकट तो दे दो, आपको तो फ्री में मिलेंगी। है ना? सही। चलो आ जाओ। हाँ भाई, तो हम चर्चा कर रहे हैं साथियों प्लेन्स की। प्लेन्स की जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। कौन कौन से प्लेन्स हैं, विशेष रूप से हम उन क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। ये एक बार सारा का सारा प्लेन्स का सिलेबस देख लीजिए। प्लेन में पढ़ना क्या होता है ना? तो मतलब एक प्रकार से फ्लड प्लेन क्या होता है, ब्लफ क्या होता है। इसके साथ साथ इंडिया में कौन कौन से प्लेन्स हैं जिन्हें जाना जाता है। गंगा का प्लेन, पंजाब का प्लेन, राजस्थान का प्लेन, ठीक है? इसके साथ साथ हम यहाँ पर और क्या जानते हैं? इसके अलावा हम हिमालयन क्षेत्रों का वितरण जानते हैं कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम जानते हैं। खादर क्या होता है, डेल्टा प्लेन क्या होता है। फिर इंडिया की कोस्टल लाइन क्या कहती है, कोस्टल लाइन पर कौन कौन से प्लेन्स हैं, ठीक है ना? तो ये कोस्टल लाइंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो टाइटल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बहुत सीरियसली पढ़ें तो बेहतर होगा, है ना? बहुत सारी बातें यहाँ पढ़ने की हैं, एक एक करके सारी बातें आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज बनती है कि प्लेन आफ्टर ऑल बनते क्यों हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी प्लेन बने हैं उन सबके पीछे, कुंदन सर एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा बेटा, ये काम ना करवाओ। मतलब ये बहुत ही टिपिकल टास्क है जो पूछ रहे हो, ये काम ना करवाओ हमसे यार। पढ़ लो, तुम तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, है ना? तुमको जो ना मन में आए छोड़ देना, बस बस इतना कर लो, ठीक है? हाँ जी, इधर सुनो साथियों। अब क्या है कि जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली एक चीज जो हमको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि भाई अगर प्लेन बन रहे हैं तो प्लेन बनता कैसे है। प्लेन के पीछे की कहानी कहते हैं कि प्लेन बना हुआ है, पहाड़ों से जो पानी नीचे उतर के आ रहा है, उस पानी के कारण जो मिट्टी साथ में आई है
वो मिट्टी मिट्टी जो है वो जैसे जैसे जमीन पर जमती चली गई, प्लेन का निर्माण होते चला गया। अब मिट्टी जमीन पर जमते हुए कैसे चली गई? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास तीन प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं बेटा? एक नदी का नाम है सिंधु नदी, दूसरे का नाम है गंगा नदी, तीसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों में जब भी पानी साथ में जमीन पर उतर के आता है, तो इन नदियों के मिट्टी के कारण जो मैदान बनते हैं उन्हें ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो चलिए अब हम आपके साथ में चर्चा करते हैं यहां पर सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में। साथियों, ये आपको इस समय मैप में जो दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये सिंधु नदी वाला क्षेत्र है। यहाँ नदियां दिख रही हैं आपको, ये देखिए, आपको सिंधु नदी दिख रही है, आपको यहाँ पर व्यास नदी दिख रही है, रावी दिख रही है, चेनाब दिख रही है, झेलम दिख रही है, यहाँ पर इंडस रिवर दिख रही है। तो ये जो नदियां आपको यहाँ पर मेंशन होती हुई दिख रही हैं, इन्हें थोड़ा सा एक बार के लिए जान लीजिए, और जान करके हम यहाँ पर आपके साथ में चर्चा करेंगे। हाँ जी, अब इधर देखिए साथियों, अब क्या है, अब अगर मैं यहां पर आपको ये वाला जो रिवर है, जैसे आप सतलज कह रहे हैं, ये व्यास रिवर है। सतलज और व्यास के मैदान, यहां पर सतलज, यहां पर व्यास, इसका मैदान मेरे प्यारे साथियों बिस्ट का मैदान कहलाता है। किस मैदान के नाम से जाना जाता है? बिस्ट के मैदान के नाम से जाना जाता है। व्यास और सतलज बिस्ट के नाम से जाना जाता है, BIST, बिस्ट का मैदान, व्यास और सतलज का मैदान, बिस्ट का मैदान। अच्छा, इसके अलावा क्या है साथ में मेरे प्यारे साथियों? व्यास और रावी, इन दोनों के बीच का मैदान, व्यास और रावी। तो देखिए, रावी और व्यास, हाँ भाई, किस नाम से जाना जाएगा? रावी का रा और व्यास, तो इसको जाना जाता है बारी का मैदान, बिस्ट। अब बिस्ट के बाद क्या आ गया? बारी का मैदान, बारी, बिस्ट, और बिस्ट के बाद क्या आ गया? बारी का मैदान, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आर और सी, रावी और चेनाब, राजधानी और चेनाब के बीच में भी पानी, यहां पर मिट्टी के मैदान बने होंगे। इसको कहते हैं रेचना, इसको कहते हैं रेचना का मैदान। अब रेचना कैसे नाम पड़ा इसका? साथियों, रेचना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर C4 चेनाब और यहां पर रावी, तो रचना, ठीक है ना? चेना, चेनाब का चेना और रावी का RE, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही चेनाब और झेलम के बीच का मैदान चेज का मैदान या छाज का मैदान कहलाता है, ये है ना? सी को पहले बोल करके जेएच को बाद में बोल लिया जाता है, या उल्टा भी हो जाता है, तो इसे छाज का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है ना? इसे छाज का मैदान या जेच का मैदान भी कहा जाता है। इसके अंत में मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो चेनाब और इंडस है, इसके बीच का जो मैदान है, इसे, हाँ भाई, किस नाम से जाना जाता है? इसे सिंधु सागर मैदान के नाम से जाना जाता है, सिंधु सागर, सिंधु सागर मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे पास में मैदान यहां पर बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे मैदान किसके हुए? ब्रह्मपुत्र, वो सॉरी, इंडस रिवर के मैदान हुए। साथियों, इन्हीं मैदानों को असल में पंजाब का प्लेन कहा जाता है। पंजाब प्लेन बोले तो पंजाब यानी पांच, पांच क्या? आब, आब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहते हैं, दो आब जिसे आप समझते हैं। यहां पांच क्षेत्र हैं। पांच कौन कौन से हो गए? बारी, बिस्ट, रचना, झेंच और सिंधु सागर। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, पांच आब हो गई। पांच आब को आपने क्या नाम दे दिया? पंजाब नाम दे दिया। ये पंजाब नाम जो है वो आपको इंडिया में भी मिला। ये पंजाब नाम आपको यहां पर मेरे प्यारे साथियों कहां मिला? इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, दैट इज नॉन एज पाकिस्तान। तो पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब इसीलिए दोनों जगह पर है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक की बातें क्लियर हो गई? पंजाब कहां कहां पर है? भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ऐसे ही साथियों, यहां पर एक नदी बह रही है राजस्थान के अंदर, उसे देखते हैं। देखिए, ये राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर अगर आप देखते हैं, और थोड़ा मैं जूम कर दूं तो शायद आप पहचान पाए इसे। इधर देखिए, देखिए, आप इसे पहचानने का कष्ट करें। ये पूरा की पूरा क्षेत्र राजस्थान का है। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये पूरा पूरा क्षेत्र, दूर दूर तक इसको राजस्थान प्लेन नाम दिया गया। इस राजस्थान प्लेन में एक तरफ मेवाड़ प्लेट्यू था, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों, अरावली के परे मारवाड़ प्लेन कहा गया है। अब आप पूछेंगे, सर ये मारवाड़ प्लेन कैसे बना? तो बेटा, मारवाड़ प्लेन की कहानी कुछ यूं है कि ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, इस हिमालय से निकल करके लूणी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? लूणी नदी आती है। तो लूणी नदी के बहाव क्षेत्र के कारण, अच्छा, लूणी नदी आती है, दूसरी इस तरफ से पश्चिमी बनास नदी आती है, नर्मदा नदी आती है। तो इन नदियों के कारण मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो मैदान बना वो मारवाड़ का मैदान कहलाया। असल में ये रेगिस्तान वाला हिस्सा है।
ये अरावली के एक तरफ यानी पश्चिम के क्षेत्र में जो हिस्सा है, जिसे आप मारवाड़ वाला हिस्सा कह रहे हैं, वो ये वाला हिस्सा है। क्लियर साथियों, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां से अगर आप थोड़ा आगे की तरफ चल दिए तो ये वाला जो गुजरात का प्लेन है, असल में ये कच्छ का प्लेन है। ये बना कैसे? तो ये जो इंडस रिवर चली आ रही थी ना, इस इंडस रिवर के आसपास के जोन में ये वाला क्षेत्र भी डेवलप हो गया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अलावा क्या याद करना है? इसके अलावा अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब हमारी गंगा की तरफ आते हैं। देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो प्रमुख विस्तार है ना, वो है कहां पर? उत्तराखंड से निकल करके गंगा नदी चलती चली जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार में। और उत्तर प्रदेश और बिहार असल में गंगा के ही क्या है? प्लेन है। उत्तर प्रदेश और जो बिहार है, असल में ये क्या है? ये वहीं के मेरे प्यारे साथियों क्या हो गए? प्लेन हो गए। अब इन प्लेन में जो दिल्ली के आसपास वाला प्लेन है, इसे साथियों रोहिलखंड का प्लेन कहा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, इसे रोहिलखंड का प्लेन कहा जाता है जो दिल्ली के आसपास का प्लेन स्थित है। ठीक है, इधर की तरफ देखिए साथियों, यहां पर देखिए, अब कंफ्यूज नहीं होना है एक चीज को लेकर के, और वो क्या है? हम लोगों ने मालवा प्लेट्यू जो है ना, वो तो यहां पड़ा हुआ है। कहां पर? अरावली और विंध्या के बीच में मालवा प्लेट्यू। अगर आपको याद हो, कल पढ़ाया था मैंने मालवा का पठार। और मालवा जो प्लेन है ना साथियों, ये वाला, ये बनता है असल में यमुना और घग्गर के बीच में। ये कहां बनता है? यमुना और घग्गर के बीच में, हरियाणा में बनता है साथियों ये। क्लियर? तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक शब्द है मालवा प्लेन और एक शब्द है मेरे प्यारे साथियों जो है आपके सामने मालवा प्लेट्यू। तो यमुना और घग्गर के बीच में जो बनता है ना, वो मालवा प्लेन है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, इस तरफ क्या है? रोहिलखंड प्लेन है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। अवध, अवध प्लेन जहां लिखा हुआ है, असल में ये गंगा नदी के साथ साथ जब आप चले आ रहे हो, तो ये जो पीलीभीत वाला इलाका है, ये किस जोन के नाम से जाना गया? अवध प्लेन के नाम से जाना गया है। ठीक है ना? इसके साथ में थोड़ा और आगे की तरफ चलने लगे तो यहां पर जो नेपाल से उतर करके आ रही है, कौन सी? गंडक। और यहां पर, हाँ भाई, ये कौन सी नदी है जो नेपाल से उतर के आ रही है, जरा बताइए? एक तो निकल करके आ गई गंडक, मतलब काली नदी, कोसी नदी है ना, कोसी सप्त कोसी जो नदी है, उनके बीच का जो रास्ता है उसे क्या कहा गया? मिथिला प्लेन कहा गया। मिथिला, मिथिला सीता माता से संबंधित हो गया। इससे पहले राम जी से संबंधित अवध प्लेन हो गया। इससे पहले यमुना से पहले वाला जो क्षेत्र है दिल्ली के ऊपर वाला, वो रोहिलखंड हो गया। उससे ऊपर घग्गर और यमुना के बीच में जो प्लेन है वो मालवा प्लेन हो गया। मालवा प्लेन और प्लेट्यू में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है, जो पुराने समय में कभी पटना कहलाता था, पटना जो है, मतलब पटना आज कहलाता है, पुराने समय में ये मगध हुआ करता था, है ना? पाटलिपुत्र कभी क्या हुआ करता था? मगध हुआ करता था। तो ये साथियों प्लेन कौन सा हो गया? मगध वाला प्लेन हो गया। तो देखिए, उधर की तरफ हमने 5 प्लेन याद किए। कौन कौन से याद किए? हम लोगों ने बारी, बिस्ट, छाछ, रचना और सिंधु सागर याद किए, है ना? इधर की तरफ जो हम याद कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? मालवा कर रहे हैं, रोहिलखंड कर रहे हैं, अवध कर रहे हैं, मगध कर रहे हैं, मिथिला कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मगध वही वही वाला, महाभारत के टाइम वाला। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इधर की तरफ से आ रही है पीछे से, यही तो है यारलंग सांगपो, जिसे आप कहते आए हैं यारलंग सांगपो, यही तो है। ये यारलंग सांगपो आसाम में क्या है? ये है मेरे प्यारे साथियों आसाम में ब्रह्मपुत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र है, इसका प्लेन ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहलाता है और आसाम का मैदान भी कहलाता है। असल में ब्रह्मपुत्र जो है ना, वो पूरी तरह से आसाम में ही बह रही है। ये इतनी मिट्टी साथ में लाती है कि इसकी मिट्टी के कारण साथियों कई बार तो नदी के बीच में आइलैंड बन जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? माजुली आइलैंड कहा जाता है। क्या नाम है उसका? माजुली आइलैंड। और वो माजुली आइलैंड जो है, वो कैसा आइलैंड है? वो मेरे प्यारे साथियों विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर के बीच में। उस पर अभी क्या बना है? हेलीपोर्ट बनाया है, यहां पर हेलीकॉप्टर उतर सके, इतना बड़ा, मतलब लोग रहते हैं, बकायदा डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हम लोगों को यहां पर समझ में आ गई। रिवर के बीच में स्थित क्या है? ये आइलैंड है। ठीक है, कहां पर? आसाम के अंदर। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को ये बात में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। डन हो गया? तो हम लोगों ने 3 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी? इंडस रिवर, गंगा रिवर, और तीसरा हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। और इन तीनों को ध्यान में लेते हुए आप लोगों के सामने बना दिए 3 प्रकार के प्लेन। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप में से कुछ विद्यार्थी पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, साउथ में प्लेन नहीं है क्या? है ना, पूछ भी लिया कई बच्चों ने। तो साथियों असल में क्या है, साउथ का ये जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है ना, जिसको आप देख रहे हो इस समय, असल में ये पूरा हिस्सा प्लेट्यू की तरह बना हुआ है, पठारी हिस्सा है। डेक्कन प्लेट्यू पठारी हिस्सा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनका हिस्सा है ये। तो प्लेट्यू वाला हिस्सा जो होता है उसमें प्लेन नहीं होता, तो कहां होता है? मैदान जो है ये इसके किनारे पर है, कोस्टल एरिया पर है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? इसलिए हम कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे।
यानी कि इनके केस में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं। किनके केस में, पेनिनसुलर इंडिया के केस में, और विशेष रूप से दक्षिण भारत के केस में। आगे बात समझ में। तो दक्षिण भारत में साथियों ये वाला जो एरिया है, ये तो हो गया आप लोगों के सामने कौन सा एरिया, पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंदर हमने कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया पूरब की तरफ है तो ईस्टर्न कोस्टल हो गया बेटा, और लेफ्ट की तरफ है तो वेस्टर्न कोस्टल हो गया। आगे बात समझ में। अच्छा फिर सर यहां तो पर्वत था बेटा, पर्वत के बाद भी यहां पर ये पूरा पूरा प्लेन है, पर्वत के बाद भी यहां पूरा पूरा मैदान है। ऐसा थोड़ी है कि पानी से जस्ट निकलते ही आपको पहाड़ दिखाई दे जाएगा, नहीं भाई, गोवा तो प्लेन में ही बसा हुआ है ना, गोवा कोई पहाड़ पे थोड़ी है। उसी में से होके वो चल रही है, ट्रेन वगैरह चल रही है, वो कोंकण तटीय मैदान वही तो है। आगे बात समझ में। मालाबार तट इसी को तो कहते हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। ऐसे ही ईस्टर्न घाट ये वाला हिस्सा क्लियर। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताइए यहां तक कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो। ठीक है। अच्छा अब एक सवाल सिंपल सा बनता है, खादर क्या है, भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगड़ क्या है, ये कुछ शब्द है, इनको हम सुनते हैं। ठीक है। आइए साथियों यहां पर कुछ मतलब ये डायग्राम बना करके कोशिश की गई है समझाने की। देखिए ये हिमालय पर्वत क्षेत्र है ना। अब इस पर्वत क्षेत्र के अंदर क्या होता है, इधर की तरफ देखते हैं। हाँ भाई एक बालक है बेचारा, शायद नया आया है, सागर जैसी हरकत कर रहा है, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। हाँ जी, इधर की तरफ ये हिमालय है। और मेरे प्यारे साथियों, और मिथुन कह रहे हैं कि 9 महीने से हमारे सवाल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। भाई साहब ये ज्यादा बड़ा आरोप नहीं हो गया है? 9 महीने से 9 महीने तो सुन के दिमाग खराब हो जाता है, और 9 महीने से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये तो ऐसा लग रहा है भाई साहब बहुत डर हो गया। जय हो। हाँ जी, तो भाई पहाड़ों से पानी बहकर निकला तो बहकर के अपने साथ भांटे ले आया, भांटे पत्थर अपने साथ पत्थर ले आया। तो वो भांटे जो है ना, भांटे समझ तो पत्थर मारने वाले, हाँ वही भांटे जो है ना वो भाबर है। वही भांटे क्या है, भाबर। अरे भाई कई बार हमारे यहाँ तो गांव में इसको खौड़ कहते थे, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो गांव है वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे ही है, अरावली के नीचे है ना। तो पानी जब बहता है तो बह करके अपने साथ भांटे ले आता है। भांटे समझते ना, पत्थर गोल गोल से पत्थर, कंकड़ नहीं, कंकड़ अलग चीज होती है। कंकड़ तो छोटा छोटा पत्थर होता है, भांटे मोटे मोटे पत्थर एकदम चिकने हो चुके होते हैं, ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते आते हैं पानी के साथ। हाँ आई बात समझ में। अच्छा वो जो पत्थर है ना साथियों, वो जो पत्थर है, वो पत्थर जब यहां पर एकदम ढलान पर बैठ गया, आप देखो ये हिमालयन क्षेत्र था, हिमालयन क्षेत्र के साथ में यहां पर ढलान वाले क्षेत्र में आ गए, आप नीचे की तरफ आ गए, पानी बहता हुआ आ रहा है। इस ढलान वाले क्षेत्र में यहां पर बहुत सारे पत्थर एकत्रित हो गए। डन। इस पूरे क्षेत्र में क्या एकत्रित हो गए, पत्थर एकत्रित हो गए बहुत सारे। अब इन पत्थरों के नीचे से होकर के, इन पत्थरों के नीचे से होकर के, किस जगह से, ऐसे पत्थर के नीचे से होकर के साथियों पानी बहता है। आपको दिखेगा नहीं, अगर कभी आप लोग गए हो किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर पहाड़ों से झरना बह के आ रहा हो, तो झरना देखना, वो पत्थरों के बीच में से जगह बचा बचा के निकल रहा होता है। पत्थरों के बीच में से आप उन पत्थरों पे चल के भी निकल जाओ, आपका पैर भी गीला नहीं होगा, और वो पत्थर जो है वो पत्थरों के नीचे पानी बहता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, अरे बहुत बार होता है यार ऐसा। अच्छा ऐसे जब जो क्षेत्र है यहां पर अक्सर पानी गायब हो जाता है, जब पानी वापस दिखाई पड़ता है इस क्षेत्र में, तो होता क्या है साथियों, यहां बहुत दलदल जैसा स्थान बन जाता है, दलदली स्थान। वहां पर चूंकि मिट्टी अभी ताजा ताजा उतर के आई ही है, तो जब यहां पर मिट्टी है तो यहां पर डेंस फॉरेस्ट भी बन जाता है, दलदली इलाका सा भी बन जाता है। तो ये वाला स्थान मेरे प्यारे साथियों तराई रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, तराई रीजन कहलाता है। आ गई बात समझ में। अब तराई से निकल करके पानी धीरे धीरे नीचे आने लगा, ये पानी आता जा रहा है, ये पानी आता जा रहा है। पानी आकर के मेरे प्यारे साथियों ये और थोड़ा नीचे की तरफ ढलान में आया, फिर और ढलान में आकर के नदी में आ गया। यानी कि यहां से हिमालय से निकला हुआ पानी पहले भाबर के पास आया, भाबर से निकल के तराई में आया, फिर थोड़ा थोड़ा प्लेन में बहने लगा, प्लेन में बहते बहते नदी तक पानी आ गया। ये नदी है जिसमें पानी बह रहा है। इस नदी के साथ में जो मिट्टी है, जो एकदम ताजा मिट्टी है, उस ताजा मिट्टी को रिवर के सबसे नजदीक देखा जा रहा है, इसे हम खादर कहते हैं। जो एकदम ताजा मिट्टी है इसे क्या कहते हैं,
इसे हम लोग खादर कहते हैं। बोलिए। अब लोगों ने सागर को लड़की बना दिया है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो साहब यहां हो गया खादर। अब ये खादर जो है, इस मिट्टी से एक ऊपर की तरफ, इस मिट्टी से ऊपर की तरफ एक पुरानी मिट्टी भी है। इस मिट्टी से ऊपर की तरफ एक पुरानी मिट्टी भी है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, मिट्टी जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जा रही है। वो बूढ़ी टाइप की मिट्टी है, बूढ़ी बूढ़ी हो गई वो मिट्टी। वो क्या हो गया? बांगर हो गया। क्लियर? बूढ़ी मिट्टी बांगर, भाटे भाबर। यही सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। बांगर सीमेंट, उसमें भांगर नहीं है, बांगर है वो। आप भी कहो, मैं भी कहता हूं, सागर दीदी घर जाओ। बहन प्लीज आप घर जाएं। अब सही है। हाँ जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला रिवर हो गया, रिवर के बगल वाला क्षेत्र हो गया खादर, और खादर के बगल में जो पुराना क्षेत्र है बेटा, वो क्या हो गया? बांगर। ठीक है, उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो तराई, तराई के बगल में जो भाटे पड़े हुए हैं वो भाबर, और उससे ऊपर हिमालय। बताओ भाई, क्या आप लोगों को मतलब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? एक बार थम्स अप करके बताओ। अक्सर विद्यार्थी जीवन में ये जो प्लेन है ना, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। यही कंफ्यूजन रहता है कि भाबर कहां है, तराई कहां है, बांगर कहां है, कादर कहां है, ये टेंशन ही करता है ना? अब आ गई बात समझ में। तो नदी जो है वो नदी का पानी है। नदी के बगल में जो तट पर, कई बार आप नदी के बगल में अगर बैठे हो, आप देखो, आपको एकदम रियल रिवर का मैं फोटो दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, है ना, रिवर बीच दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं एकदम रियल फोटो दिखा करके आपका ये चीज जो है खत्म करना चाहूंगा। होल्ड करिए। एक मिनट रुको बेटा, है ना, मैं कुछ ओरिजिनल फोटोज आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको भी फीलिंग आए कि हाँ यार ये तो ऐसे ही होता है। आज बेचारे सागर को पहली बार खुद की जान की चिंता हुई है, वो इतने दिन से लोगों के ले रहा था। हाँ बेटा, गूगल सर्च कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो कोई मेरे घर से थोड़ी निकाल के दूंगा। तुम्हारे कहते थोड़ी ना फोटोग्राफी करने चला जाऊंगा। है? इतना भी शौक नहीं है भाई। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अंकिता अवस्थी, ऐसा भी नहीं है गुरु। इधर देखो बेटा, इन दोनों फोटो को देखना ध्यान से, यहां से कुछ बातें समझ में आएंगी आपके। देखो साथियों, इधर से समझिए। सागर दीदी आप सुन लो, इधर आप पढ़ाई कर लो, दिक्कत हो जाएगी आपको। इधर देखो, ये पानी है यहाँ पर, नदी का पानी आपको समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से। अब ये जो नदी का पानी है, इस नदी के पानी के बगल में इधर देखिए, ये मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। ये मिट्टी नदी का ही, कभी नदी का पानी चढ़ करके यहां तक पहुंच जाता है ना, इसका पानी क्षेत्र यहां तक पहुंच जाता है। ये जो मिट्टी का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यही वो चीज है साथियों जो यहां लिखी गई है। क्या? खादर। आ गई बात समझ में? खादर क्या है? ये है वो खादर। बोलो अब आपको बात समझ में आ रही, खादर क्या है? खादर इतना ही नहीं, कई बार 500 मीटर तक भी हो सकता है, क्योंकि नदी कई बार मानसून के हिसाब से अपना कोस्ट बदल लेती है। इतना हो गया, डन। अब क्या है साथियों, ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, इधर देखो, ये वाला जो क्षेत्र है,
आपको क्या लगता है ये बना कैसे? असल में कभी ऐसे ही मिट्टी, देखो इस बार की ताजा मिट्टी तो ये है, लेकिन साथियों एक बार इस नदी ने पहले भी पानी आई थी, पानी लेके आई थी, तब भी मिट्टी आई थी, वो साथ में जम गई थी। ऐसे फिर ये तो नदी कब से चली आ रही है, तो इसकी ऐसे ही लेयर दर लेयर मिट्टी जो है वो जमती चली गई, जमती चली गई, जमती चली गई, यहां पर पुरानी थोड़ी हो गई। इस पुरानी मिट्टी पर जिस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लोग रहने लग गए हैं, नदी के किनारे बन गए हैं, जम चुकी है ये मिट्टी। ये बांगर है। अब तो यार कम से कम थम्स अप कर दो यार, कितना अच्छे से समझ में आ गया यार, ऐसे भी क्या कंजूसी कर रहे हो। फिर सबसे बड़ी चीज आती है सर, फिर भाबर क्या है, भांटे कहां है, भांटे ये है वो भांटे। अब कहीं से नदी निकल के आ रही है, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे राउंड राउंड पत्थर होते हैं। आप कभी भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे, हिमाचल घूमने जाइए, उत्तराखंड जाइए, तो आपको पत्थरों के बीच में से इस प्रकार से नदी बहती हुई दिखाई देगी। ये सबसे अल्टीमेट जगह लगती है, मतलब आप कभी कहीं जाएं, मतलब किसी भी प्लेनर एरिया में, जहां पे भी उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश साइड में कभी भी जाएं, ये चीज देख करके एकदम सुकून मिलता है। मतलब ऐसा मन करता है ऋषिकेश जाएं, कहीं भी जाएं, मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि यार बस यहाँ बैठे रहो आराम से, किसी एक पत्थर पर टिके रहो, बढ़िया से यहीं पर पिकनिक का अपना सामान जुगाड़ बना हुआ हो, आराम से यहीं कैंपिंग की जाए और बढ़िया से डले रहो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ना साथियों, ये जो भाटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये भाटे ही भावर है। ये केवल रिवर के नजदीक ही दिखाई देते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, मोदी जी बेयर गिल्स के साथ इसी जगह चक्कर काटे थे, अब समझ में आ गया। ठीक है बेटा, डन। ये पत्थर कैसे आए होंगे प्रियांशी? मैं खाली टाइम में ये काम भी करता हूं, हिमालय पे जाता हूं, पत्थर उठाता हूं, नदी में डालता हूं कि कुछ तो सुंदर लगो। जय हो। क्लियर, समझ में आ गया, डन। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, बाबर बांगर समझ में आ गए। चलिए, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना इन चीजों को। अब चलते हैं साथियों आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है यहां का रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और वो क्या है, तराई क्या है बेटा, तराई क्या है वो भी दिखा देता हूं। देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, जहां पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये नदी का किनारा जहां पेड़ पौधे उग रहे हैं, यही तराई वाला क्षेत्र है। आ गई बात समझ में? कई बार क्या होता है कि ये पानी और थोड़ा नीचे की तरफ बह के जाता है ना नदी से, तो भी तराई रीजन बन जाता है। जब नदी से थोड़ा और नीचे बह के पानी जाता है, अब जैसे हिमाचल और कुल्लू वाले क्षेत्र से पानी बहते हुए नीचे चला गया, तो जब वो नीचे चला जाएगा तो वहां पर भी क्या होता है कि ये जो पानी है ना, ये नदी में आने से पहले बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में आता है, तो उसके चारों तरफ पेड़ पौधे दब आते हैं। ठीक है, वहां खेती होती है, कई बार वहां दलदल भी होती है, क्योंकि मिट्टी एकदम है, ये पत्थर घिस घिस करके मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ये रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद कर लेना है अभी की अभी। ठीक है ना? हाँ, नेपाल के साउथ में ही तराई नहीं, सब जगह तराई है ना? हाँ जी, इधर देखते हैं साथियों, ये वाली जगह तो पहचान ही रहे हैं आप, कौन सी जगह है ये? कच्छ। ठीक है, इस जगह को भी पहचान रहे हैं आप, कौन सी जगह है ये? खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात। अच्छा, इस कच्छ की खाड़ी से लेके और इस खंबात की खाड़ी तक जो गुजरात वाला प्लेन है, इसे हम काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। काठियावाड़ कोस्ट, ये कोस्ट पर बने हुए प्लेन्स हैं। क्या कहलाते हैं बेटा ये? काठियावाड़ कोस्ट कहलाता है ये वाला क्षेत्र, याद रख लोगे? हाँ, गुजरात का ये क्षेत्र काठियावाड़ी क्षेत्र, हाँ, जिसके बारे में मैं कहता हूं काठियावाड़ी खाना बड़ा फेमस है। ठीक है, ये हो गया काठियावाड़ी कोस्ट, डन हो गया। इस काठियावाड़ी कोस्ट से अब आप चलते आइए नीचे की तरफ, कहां तक? गोवा तक। गोवा तक यानी कि गुजरात के बॉर्डर से, और गुजरात के जो ये वाला बॉर्डर है, यहां से निकल के जैसे ही आप महाराष्ट्र में एंट्री किए और कर्नाटक के बॉर्डर तक, तो ये और यहां पर है गोवा, इन गोवा को भी ऐड कर लो इसमें और महाराष्ट्र को भी। ये कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। कोंकण तट से आगे यहां पर है कर्नाटक, तो कोंकण से लेके कर्नाटक बॉर्डर पूरा, कन्नड़ जो यहां की भाषा है उसके हिसाब से कन्नड़ कोस्ट। आ गई बात समझ में? यहां से आगे ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? केरला वाला, ये कन्याकुमारी कोस्ट या मालाबार कोस्ट कहलाता है, या मालाबार कोस्ट कहलाता है। अब असल में क्या होता है साथियों, अब मैं मालाबार के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। मालाबार कोस्ट है ना, यहां से निकल के आधा कर्नाटक और कोंकण, जब यानी कि जब दो ही कोस्ट बताए जाते हैं,
कौन कौन से? कोंकण और मालाबार। तो आधे रास्ते तक तो कोंकण और आधे रास्ते तक मालाबार आता है। और जब आप इस प्रकार का 3 भाग में बांट करके मतलब इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो फिर यहां पर मालाबार इतना आगे चला जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब इधर आते हैं साथियों, तमिलनाडु। पूरा की पूरा तमिलनाडु जो है साथियों, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल। ठीक है बेटा। इस कोरोमंडल तट से आगे अब ये पूरा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो तट है वो आंध्रा कोस्ट कहलाता है। हालांकि ये पुराना मैप है, इसमें जो दिखा रखा है ये पुराना मैप है। आंध्रा अब इतना है, अंदर की तरफ तेलंगाना हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? आंध्रा तट है। क्या हो गया बेटा? ये आंध्रा कोस्ट। आंध्र प्रदेश तक आंध्रा कोस्ट, उससे ऊपर उड़ीसा उत्कल कोस्ट। ये लीजिए सारे के सारे तट खत्म हो गए। तो उड़ीसा वाला उत्कल तट हो गया, आंध्र प्रदेश वाला आंध्रा तट हो गया, कोरोमंडल तमिलनाडु वाला हो गया, केरला वाला मालाबार हो गया, उससे ऊपर कन्नड़ तट हो गया कर्नाटक वाला, उससे ऊपर कोंकण। अब देखिए आप में से कुछ लोग जो है ना इस चीज को और आसानी से याद कर सकते हैं, और वो कैसे? आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सारे के सारे क्षेत्र भाषा के आधार पर जो वेस्टर्न साइड वाले ना, ये याद कर पाओगे कैसे? देखो कोंकण भाषा जो है ना, कोंकणी, वो बोली जाती है गोवा में और महाराष्ट्र में, है ना। इसी प्रकार से काठियावाड़ी जो भाषा है ना, वो बोली जाती है गुजरात में, है ना। इसी प्रकार से कन्नड़ जो है वो बोली जाती है कर्नाटक में। उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है। आंध्र प्रदेश वैसे ही याद है। मालाबार वैसे याद रख ही सकते हो क्योंकि यही वो तट है जिस पर सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। थोरियम के सबसे, थोरियम क्या है? ये मेरे प्यारे साथियों एटॉमिक फ्यूल है। तो थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार कहां पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मालाबार तट पर। ठीक है, ये लीजिए साथियों, ये हो गया सारा की सारा आपके सामने क्लासिफिकेशन। होपफुली आपको सारे प्लेन्स अच्छे से अब याद हो गए हैं। मैंने आपको ये सारी बातें सिखा दी। डन। राज्य और यहां पर होने वाली चीजें पढ़ लीजिएगा। और बोलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। अजीत घोष अटेंडेंट कर नहीं पाया, खूब खराब लग रहा है। अभिजीत, अच्छा मालाबार हो गया। ठीक है बेटा। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताएं। डन बेटा। यदि नदी महासागर में नहीं गिरे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पानी कैसे? हमारी लूनी नदी कहां गिरती है? लूनी नदी कच्छ में रह जाती है, दलदल बनाती है विशाल। कुंदन 4 बजे वाला करंट नहीं कर पाऊंगा यार मैं। अंशिका, केक खाने का मन कर रहा था बेटा। मेरा भी बहुत मन है आप सबके साथ केक शेयर करने का, बट इशू ये है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज आप सबको बुलाया जाता, है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।